हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे अपकमिंग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। वो चाहे आपका प्री हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू हो। ध्यान रखिएगा, इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का सिर्फ समरी बताऊंगा और कौन से पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्री और मेंस में, वो बताने की कोशिश करूंगा। हमारा जो भी एनालिसिस है ये बेस्ड है आपके ऑफिशियल जो सिलेबस है यूपीएससी का और स्टेट पीसीएस का। देन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है प्री और मेंस के यूपीएससी के और डिफरेंट स्टेट पीसीएस के, उसके लिहाज से हम चीज़ें आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि जो हम पढ़ाएं वो ऑथेंटिक हो और क्रेडिबल हो। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो उससे पहले अनाउंसमेंट है, एडमिशन ओपन है एक्सिया आईएएस एकेडमी में। हम आपको फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। जबकि अब एग्ज़ाम के लिए एक साल है, 2026 में आपका यूपीएससी होने वाला है और डिफरेंट स्टेट पीसीएस होने वाली है। तो उस लिहाज से आप फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ते हैं तो अच्छा रहेगा। बाकी जो कोर्स की हाईलाइट है आप देख सकते हैं, हम आपको रेगुलर टेस्ट प्रोवाइड करेंगे फॉर प्री एंड मेंस, ओके, इंक्लूडिंग मॉक इंटरव्यू ऑल्सो। फिर आपको आंसर राइटिंग भी कराई जाएंगी। 1-to-1 मेंटोरिंग के तहत आपको पर्सनलाइज गाइडेंस दिया जाएगा, आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के ऊपर काम किया जाएगा। फिर कम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, जो भी चीज़ें आपको एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा, एक्सपीरियंस फैकल्टी द्वारा क्लास में पढ़ाई जाएंगी उसका कम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, जो कि आपका काफ़ी क्रेडिबल रहेगा, एज पर सिलेबस रहेगा। ओके, इसी के साथ इन हाउस लाइब्रेरी का भी फैसिलिटी है जिसमें ऑफलाइन के जो स्टूडेंट है वो एनरोल कर सकते हैं। बाकी ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, ध्यान रखिएगा, एक ही ऑफिशियल नंबर है, वो है 6002417488। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप एडमिशन के बारे में डिटेल्स में जान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला आर्टिकल। तो पहला आर्टिकल बात कर रहा है अबाउट फ्रेश इलेक्टोरल रोल का। तो अभी ध्यान रखिएगा, जो इलेक्शन का इंटीग्रिटी है, जो डेमोक्रेसी की जो क्रेडेंशियल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो इलेक्टोरल रोल है उसका इंटीग्रिटी इंटैक्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, कोई भी एरर रहना सही नहीं है। तो एरर फ्री इलेक्टोरल रोल क्या करता है, फ्री एंड फेयर एंड आपका एक इलेक्शन विथ इंटीग्रिटी को दर्शाता है। तो इसके लिए अभी क्या है, बिहार में पोल होने वाले हैं और इसी में जो ओपोजिशन पार्टी के लीडर है उन्होंने डिमांड किया है कि जो इलेक्टोरल रोल है बिहार का उसको फ्रेशली प्रिपेयर किया जाना चाहिए। उसमें जो भी आपके एरर्स रह गए हैं, ओके, जो भी फॉल्स एंट्री की संभावना है उसको हटाया जाना चाहिए। तो इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो उसने इस चीज को एक्सेप्ट किया है और कहा है कि वो इलेक्टोरल पोल को रिवाइज करेगी बिफोर बिहार इलेक्शन। और इसी के साथ अगर जरूरत भी पड़ता है तो डिफरेंट जो स्टेट है उसमें इलेक्टोरल रोल को रिवाइज किया जाएगा, फ्रेश इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर किया जाएगा। तो अभी ध्यान रखिएगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो इलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल, डेमोक्रेटिक क्रेडिबिलिटी। ओके, देन आपका उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इसके पावर इत्यादि के बारे में मेंशन किया हुआ है ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करवाया जा सके। ध्यान रखिएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक आपकी ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट बॉडी है फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ओके, देन आप अगर देखें तो इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करने के लिए कोई तो लॉ होगा जो कहता होगा, जो पावर देता होगा ईसीआई को, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950। ध्यान रखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट दो है, एक 1950 एक 1951। तो 1950 में सेक्शन 21 से 24 के अंदर ये मेंशन किया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर सकती है, जो इलेक्टोरल रोल है उसको, उसका प्रिपरेशन को गवर्न कर सकती है, रिवाइज कर सकती है इलेक्टोरल रोल को और मेंटेन कर सकती है इलेक्टोरल रोल की इंटीग्रिटी को। ओके, तो ये क्या कर सकती है, ईसीआई इसको प्रिपेयर कर सकती है, रिवाइज कर सकती है, मतलब इलेक्टोरल रोल में जो भी चेंजेस लाने हैं टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन वो करवा सकती है। ओके, तो अभी तक ईसी ने क्या किया है, 13 टाइम्स इस पावर को यूज किया है, 21 से लेकर 24 के अंदर जो पावर है
सेक्शन 21 to 24 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1950। ओके 1952 से लेके 1924 तक, लास्ट बिहार में ही हुआ था 2003 में। ओके तो अभी आप ध्यान रखिएगा व्हाट मेक्स 2025 डिफरेंट। तो 2025 का इलेक्टोरल रोल जो अभी डिमांड आ रहा है कि उसको आपका रिफॉर्म करना है बिहार में, तो उसका आने का मेन वजह क्या है कि 2003 में जो आपका सिटीजनशिप एक्ट था उसको अमेंड किया गया था। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 को कई बार अमेंड किया गया है, तो इसको 2003 में जब अमेंड किया गया था, ओके तब इसमें कुछ कंडीशंस में चेंजेस लाए गए थे कि आपके जो सिटीजन किसको करार दिया जाएगा या फिर किसका नाम इलेक्टोरल रोल पे आना है, उसके लिए क्या होना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा बोथ पेरेंट्स का। जिस व्यक्ति का ABC जिस भी व्यक्ति का इलेक्टोरल रोल में नाम आना है, तो बोथ पेरेंट्स का नाम वोटर लिस्ट पे होना चाहिए या फिर प्रूफ देना पड़ेगा। ओके वो ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है एक का अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो दूसरे का नहीं भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि दूसरा जो है वो इलीगल आपका इमिग्रेंट ना हो, वो लीगल इमिग्रेंट हो सकता है, क्योंकि आपकी क्या होती है क्रॉस बॉर्डर मैरिजेस भी होती है, तो उसको ध्यान रखना जरूरी है। बाकी इन सभी चीजों को एक बार आप ध्यान से देखिएगा। तो क्या कंडीशन थी, पहले क्या था कि डॉक्यूमेंट सिर्फ लगता था अपने बर्थ का 1987 तक, ओके बर्थ एंड प्लेस लगता था। फिर आपका 1987 में जब सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड किया गया था, तब प्रूफ ऑफ ईदर पेरेंट्स चाहिए था कि किसी एक भी पेरेंट्स का प्रूफ है, बाकी जो अदर पेरेंट्स है मदर हो या फादर, वो लीगल है इलीगल है वो मैटर नहीं करता है। लेकिन 2004 के बाद ये जरूरी है कि एक पेरेंट्स तो इंडियन होना ही है, बाकी दूसरा पेरेंट्स इंडिया हो तो भी ठीक है, और ना हो तो इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं होना चाहिए, ये कंडीशंस कुछ है। तो इसीलिए क्या है, इलेक्टोरल रोल्स को फ्रेशली आपका प्रिपेयर करने के लिए डिमांड किया गया है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी आपके जो अपोजिशन पार्टीज के लीडर हैं उनको बुलाया है डिस्कशन के लिए, ओके ताकि क्या किया जा सके, एक ट्रस्ट बेस्ड इलेक्शन करवाया जा सके, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जा सके। तो अभी ध्यान रखिएगा, मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का क्या सिग्निफिकेंस रहता है एक डेमोक्रेसी में, ओके तो अभी ध्यान रखिए पाकिस्तान में जो इलेक्शन है इट इज़ नॉट एट ऑल फ्री एंड फेयर, ओके तो इसके वजह से क्या है डेमोक्रेसी कंप्रोमाइज होती है, या फिर आपके जो वर्ल्ड है उसके जो पॉलिटिक्स है उसमें जो डिफरेंट नेशन है, डिफरेंट नेशन में डेमोक्रेसी कंप्रोमाइज होता है बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ओके तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इंडिया ने जब से आज़ादी प्राप्त की है उसके बाद से ही हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया है, ओके विथ डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी, ताकि हम डेमोक्रेटिक जो क्रेडेंशियल है उसको प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट आर्टिकल थोड़ा लंबा है, इसमें बहुत कुछ डिस्कस किया गया है क्योंकि आज 25 ऑफ जून है, और आज जो आपका इमरजेंसी लगाया गया था, नेशनल इमरजेंसी इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से, एक ही बार इंटरनल कॉज की वजह से इमरजेंसी लगाया गया था, और वो जो इंटरनल इमरजेंसी था वो काफ़ी डिबेटेबल और काफ़ी क्रिटिसाइज भी हुआ था, तो उसी के लिए ये आर्टिकल आया है। तो इसमें बहुत कुछ डिस्कशन है, तो मैं उसको समरी के तौर पे पॉइंट को कनेक्ट करवाने की कोशिश करूंगा। तो उस समय आपकी प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, तो उनको इसमें 3 नाम से बुलाया गया है, दुर्गा, और दुर्गा कब उनको नाम दिया गया, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, जब उन्होंने 1971 में बांग्लादेश क्रिएशन में ईस्ट पाकिस्तान को मदद किया था अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान, ओके फिर उनको डिक्टेटर भी बुलाया गया है। डिक्टेटर क्यों, क्योंकि उन्होंने जो इंस्टीट्यूशन है उनके साथ कंप्रोमाइज किया, इलेक्शन के साथ कंप्रोमाइज किया, देन जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके साथ भी कंप्रोमाइज करने की कोशिश की, और एक डिक्टेटोरियल नेचर उन्होंने अपना दर्शाया ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो इसीलिए उनका एक डिक्टेटर का जो स्वरूप है वो भी दिखाया है। देन एक डेमोक्रेट का स्वरूप भी दिखाया है कि किस तरह से उन्होंने सोशलिस्टिक पॉलिसीज ली थी ताकि देश की जो आवाम है उनका सोशो इकोनॉमिक जस्टिस किया जा सके। देन आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी को भी उन्होंने हटा दिया था, और फ्रेश इलेक्शन के लिए जो आपका रास्ता है उसको ओपन कर दिया था, तो उससे आपका उनका डेमोक्रेटिक नेचर भी पता चलेगा। तो इसमें क्या है, उनका जो नेचर था, उनका जो कैरेक्टर था, उसमें किस तरीके से चेंजेस आए थे, बदलाव आए थे, उन सभी चीज़ों को इसमें मेंशन किया गया है। और इसी के साथ जो आपके अदर इंसिडेंट्स है नेशनल इमरजेंसी के साथ डिफरेंट जो घटनाएं हैं उसकी इसमें वर्णन दिया गया है। तो ये अभी ध्यान रखिएगा,
प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इसमें जो भी इवेंट्स है वो जरूरी रहेंगे, और उस इवेंट के जो कॉज है, उस इवेंट के जो आपके कॉन्सिक्वेंसेस है, उस इवेंट के जो आउटकम है, तीन चीजें कॉज, कंसिक्वेंस एंड आउटकम, उसको मेंस में पूछा जा सकता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि अभी जो 1959 में क्या हुआ था केरला में। ओके, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, 1959 नहीं, ये 57 होना चाहिए। 1957 में केरला में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी उसको आपका तोड़ दिया गया था। ओके, क्योंकि केरला ही एक ऐसा स्टेट था जिसमें कांग्रेस पावर में नहीं आया था, बाकी सब स्टेट में आया था। तो ये जो गवर्नमेंट तोड़ दिया गया था, इसके पीछे भी इंदिरा गांधी जी का रोल माना जाता है कि उन्होंने नेहरू जी को, उनके जो फादर थे, उनको परसुएड किया था। ओके, फिर 1971 में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी जो डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज है, जो क्या कर रहे हैं, ऑर्डर ओवर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को दर्शा रहे हैं। ओके, कि जो इलेक्शन के जरिए चुनी हुई गवर्नमेंट है उसको तोड़ दिया गया है। देन 1971 में अगर आप देखें तो वहां उनको दुर्गा नाम मिला, जो मैंने अभी बताया कि वार विक्ट्री विद पाकिस्तान एंड क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। ओके, फिर 1973 एंड 74 में योम किपुर वार हुआ था। योम किपुर वार आपका इजराइल और जो पैलेस्टीनियन कॉज था उसको लेके हुआ था। एक तो पैलेस्टीनियन कॉज को जो सपोर्ट करते थे, जैसे आपके यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया। ओके, ये एक साइड में थे आपके, और दूसरी ओर था इजराइल। तो योम किपुर वार के समय ऑयल शॉक, इन्फ्लेशन देखा गया था देश में, और इसके वजह से क्या था, आपके देश में नवनिर्माण आंदोलन हुआ था गुजरात में। ओके, आपका स्टूडेंट का फी हाइक होना, इन्फ्लेशन होना, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम ज़्यादा रहना, और उसी के पैरेलल क्या था, जेपी मूवमेंट आप देख सकते हैं, जिसको टोटल रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, जो बिहार से चालू हुआ था, दिल्ली तक गया था। इवन गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन को भी इसने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। तो अभी ध्यान रखिएगा, 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया था, जो आपके इंदिरा गांधी जी का इलेक्शन था 1971 में, वो फिर से चुनी थी। ओके, उस समय उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी, गरीबी हटाओ का स्लोगन भी दिया था, सोशलिस्टिक पॉलिसीज भी ली थी। ओके, तो इन सभी चीज़ों की वजह से उन्होंने इलेक्शंस जीती थी, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने इलेक्शन तो पॉपुलैरिटी की वजह से जीता था, प्लस उन्होंने गवर्नमेंट मशीनरी का भी इस्तेमाल किया था, जो नहीं करना चाहिए, जो इलेक्शन इंटीग्रिटी के खिलाफ है। तो इसी वजह से क्या था, उनके जो अपोजिशन थे, जिन्होंने हारा था रायबरेली से, राज नारायण, तो साहब उन्होंने क्या किया था, आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस किया था, और केस उनके फेवर में आया था। तो इंदिरा गांधी जी के ऊपर क्या किया गया था, बैन लगा दिया गया था फॉर 6 ईयर्स। ओके, और उसी के बाद क्या है, आप ठीक 13 डेज के बाद 25 ऑफ जून को उन्होंने क्या किया, देश में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी। ओके, एक तो इस जजमेंट के वजह से भी ये घोषणा की गई है, ऐसा माना जाता है। फिर जो आपका नवनिर्माण आंदोलन, जेपी मूवमेंट, इन सभी चीजों ने देश में थोड़ी क्या की थी, एक शॉर्ट ऑफ लॉलेसनेस, एक क्याटिक सिचुएशन देखा गया था। ओके, देन आपका 1977 में उन्होंने फिर से क्या किया था, इमरजेंसी को स्टॉप करवाया और इलेक्शंस का के लिए रास्ता को ओपन किया, जिसके तहत क्या किया गया, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रिस्टोर करने के लिए फिर से इलेक्शन करवाई गई, और इसमें इंदिरा गांधी जी का हार हुआ। ओके, तो ये पूरा इवेंट जो है, ध्यान रखिएगा, इसमें ये इवेंट्स प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। और इसी के साथ अगर आपको थोड़ा डेटा भी देखना जरूरी है। ओके, इमरजेंसी लगाया गया कौन से आर्टिकल के तहत, ओके, कितने लोगों को अरेस्ट किया गया, 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया था, अंडर विच एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट कैसे क्या कर रही है, आपके ऐसे ड्रैकोनियन लॉ का इस्तेमाल करके जो सिविल लिबर्टी है उसको वायलेट कर रही है, जो अपोजिशन पार्टी का रोल है उसको वायलेट कर रही है, इंस्टीड ऑफ शोइंग अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीड ऑफ शोइंग ट्रांसपेरेंसी, ओके, इंस्टीड ऑफ शोइंग प्रोबिटी। फिर आप देख सकते हैं इस समय जो लोगों को अरेस्ट किया गया था, इन्होंने फिर हाई कोर्ट में आपका राइट्स के लिए गुहार लगाया। तो अंडर आर्टिकल 226, जिसके तहत क्या किया जा सकता है, रिट इशू किया जा सकता है हाई कोर्ट, बाय हाई कोर्ट। तो इनको क्या किया गया, बहुत के फेवर में आया रिट। तो सुप्रीम कोर्ट में चले गए गवर्नमेंट, और सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ने क्या किया, आपका केस फाइल किया, उसी को कहा जाता है एडीएम जबलपुर केस। और इस केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने
इवन आर्टिकल 21 को भी सस्पेंड किया जा सकता है और हम आपका जुडिशरी का सपोर्ट सीख नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 32 एंड 226। ये चीज़ें कही गई। मतलब इससे क्या हुआ कि आप देख सकते हैं कि जुडिशरी को भी हाईजैक कर लिया गया और जुडिशरी ने भी क्या किया, गवर्नमेंट को फेवर किया ओवर पीपल्स लिबर्टी, ओवर पीपल्स फंडामेंटल राइट्स। ओके, और ध्यान रखिएगा लोन जज थे जस्टिस HR खन्ना साहब, उन्होंने डिसेंट किया था। ओके, कि ये ADM जबलपुर केस की गवर्नमेंट जो है या फिर आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स है, ओके, वो आपकी क्या नहीं कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स को, लाइफ एंड लिबर्टी को वायलेट नहीं कर सकती है, क्योंकि लाइफ एंड लिबर्टी नेचुरल राइट है। नेचुरल राइट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले से ये राइट्स है। ओके, और इसके ध्यान रखिएगा इसमें आपके जस्टिस खन्ना साहब का जो इंटीग्रिटी है उसकी वजह से उनके साथ क्या हुआ कि उनको चीफ जस्टिस का जो पोजीशन मिलना था, क्योंकि वो आपके सीनियर थे, उनको सुपरसीड करके MH बेग को क्या किया गया, आपका CJI बना दिया गया। तो इससे आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है, जुडिशरी के ऊपर भी अपना इन्फ्लुएंस, अपना दबदबा उस समय बना रहा है, जो डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। तो इन सभी चीजों से, इन पॉइंट से मेंस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। और इसी के बाद क्या हुआ, जस्टिस खन्ना साहब ने भी रिजाइन कर दिया कि इतने जो आपके अनडेमोक्रेटिक मेथड से रूल किया जा रहा है, आपके सुप्रीम कोर्ट को भी हाईजैक किया जा रहा है, तो इन सभी चीजों को उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया और फाइनली रिजाइन कर दिया। ओके, चलिए देखते हैं आगे। बाकी ध्यान रखिएगा राजनारायण जी के बारे में मैंने ऑलरेडी ये सभी चीजें मेंशन की है, तो इन डिटेल्स को एक बार आप देखिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो इसमें ध्यान रखिएगा सभी के बारे में, फिर यहाँ पे राजनारायण जी के पॉलिटिकल जो कैरियर था, माइलस्टोन थे, उनके बारे में मेंशन किया है। तो कभी क्या है, पॉलिटिकल पर्सनालिटी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, ये लेस लाइकली है कि इनके बारे में कुछ खास पूछा जाएगा। स्टिल आपको क्या करना है, ये इवेंट्स के बारे में देखना है, ताकि आप कोई क्वेश्चन बने तो एटलीस्ट इन टेम्पलेट्स को, इन इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सके। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। ओके, ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा नेक्स्ट आर्टिकल देखने से पहले तो मोरारजी देसाई जी, उनके बारे में भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो पहले नॉन कांग्रेसी आपके PM थे। और इसी के साथ आप ध्यान रखिएगा आपके स्टेट PCS के लिए आपके स्टेट में कौन पहला नॉन कांग्रेसी CM है, ये सभी इंफॉर्मेशंस इंपॉर्टेंट रहेंगी। और जो आपके 1977 के बाद मोरारजी देसाई लेड जो जनता पार्टी कोalition थी, उन्होंने जीता था, लेकिन मोरारजी देसाई और चरण सिंह जी, इनके बीच में कुछ आपकी कंफ्लिक्ट होने की वजह से इन्होंने भी ज़्यादा दिन गवर्नमेंट नहीं चला पाया। तो इसी से आप एक चीज़ देख सकते हैं कि कोalition गवर्नमेंट जो होता है वो काफ़ी अनप्रिंसिपल्ड होता है और इनस्टेबल भी होता है। ओके, थोड़ा इंटरेस्ट ड्रिवन होता है। ओके, फिर आपके LK आडवाणी जी, वाजपेयी जी, उन्होंने बाद में क्या किया, डिफरेंट पार्टी फॉर्म की इन 1980, जिसको आज के समय पे बीजेपी के नाम से जाना जाता है, भारतीय जनता पार्टी, जो आज की रूलिंग पार्टी है। फिर आप जॉर्ज फर्नांडिस, उनका रोल भी देख सकते हैं। ओके, सोशलिस्ट लीडर थे जगजीवन राम जी। तो ये सभी चीजें कभी पूछी जा सकती है प्रीलिम्स में। ओके, आपको लिंक करने को दिया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आप आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पूछी जा सकती है। फिर आर्टिकल 359 क्या है, तो आर्टिकल 352 के तहत जब इमरजेंसी लगाई जाती है तो फिर उसके बाद आर्टिकल 359 को इन्वोक किया जा सकता है बाय प्रेसिडेंट टू सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स। ओके, देन आप बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्राइन है उसको भी देख सकते हैं, 1973 में आया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आने के बाद भी आपका क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है उसके साथ छेड़छाड़ की गई इन 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में बाय इंदिरा गांधी। तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है उसको वायलेशन करना मतलब कितना ज्यादा ऑथोरिटेरियन होना, वो सभी चीजें इसमें दिखाई गई है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। इसमें आपका जो मोरारजी देसाई जी थे, उनका जो आपका कैरेक्टर था, आपका उनका नेचर था, उसके बारे में मेंशन किया गया है। वो नॉन वायलेंट थे, ऑस्टेरिटी को फॉलो करते थे। तो कभी क्या है, पर्सनालिटी ड्रिवन क्वेश्चन आने से इन सभी चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सत्याग्रह के ऊपर ध्यान देते थे। ओके, सेल्फ रिफ्लेक्शन पे ध्यान देते थे कि कोई गलती हुई है क्या उनसे, तो ये सभी चीजें जरूरी रहेंगी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
तो बाकी एडीएम जबलपुर जो केस अभी बताया था उसके ऊपर ये चीजें मेंशन की गई है, एक बार देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है व्हेन वी रिमेंबर आर्टिकल 1975। तो इमरजेंसी का आज 25 ईयर्स है, तो फिर से ये आर्टिकल इमरजेंसी के ऊपर ही है। तो इसमें एक दूसरा पर्सपेक्टिव दिया गया है। ओके, तो हमें सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, पर्सपेक्टिव ही चाहिए। तो अभी हम सिर्फ 1975 को रिमेंबर करते हैं। यस, हमें याद करना भी चाहिए क्योंकि वो आपका क्या था, सबसे डार्केस्ट डे था 25 जून, और जो आपका ईयर था 75 से लेके आपके 77 तक, तो वो डार्केस्ट ईयर भी था जिसमें डेमोक्रेसी का कॉम्प्रोमाइज हुआ था। ऑथोरिटेरियन राइट्स हम देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के साथ, एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज देख सकते हैं। लेकिन क्या हमें सिर्फ उसी को रिमेंबर करना है? उससे हमने सीख क्या ली है? तो उस समय जैसे मीसा के तहत अरेस्ट किया जाता था, आज भी क्या किया जाता है? आज के समय पे यूएपीए, एनएसए, इन सभी लॉ के तहत आपका जो अरेस्ट है वो किया जाता है, ओके, विदाउट एनी ट्रायल। तो आप देख सकते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे अभी भी आपकी क्या होती है, जो डेमोक्रेटिक आवाज होती है उसको दबाई जाने की कोशिश करती है डिफरेंट समय पे। इसमें एनसीआरबी का डेटा भी है जिसको आप कोट कर सकते हैं कि एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से क्या है, जो आपका कन्विक्शन रेट है एनएसए के तहत, यूएपीए के तहत, वो काफी नेग्लिजिबल है। मतलब क्या है, इसमें जो गवर्नमेंट है उसका ऑथोरिटेरियन जो टेंडेंसीज है वो देख सकते हैं। ओके, तो वही चीजें इसमें मेंशन की गई है, यूएपीए, एनएसए जो अभी बताया, सिडिशन, क्रिमिनलाइजिंग डिसेंट। तो अभी आप देख सकते हैं कि कोई डिसेंट भी करता है तो उसको क्रिमिनलाइज कर दिया जाता है अंडर यूएपीए, एनएसए, कि देशद्रोह है या फिर ऐसा कुछ जो डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। या फिर आप देख सकते हैं कि उस समय जैसे सिंगल पार्टी डोमिनेंस था, तो कोई भी काल में क्या है, सिंगल पार्टी डोमिनेंस एक डेमोक्रेसी के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए, डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए सही नहीं है। तो इन सभी चीजों को ध्यान रखना है। देश चलना कैसे है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के हिसाब से। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मतलब क्या, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिंसिपल है, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलना है, डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग नहीं होनी है। ओके, तो इन सभी चीजों को हमें ध्यान रखना जरूरी रहेगा। रोल ऑफ मीडिया जो है वो काफी पॉजिटिव होना जरूरी है, पीपल के फेवर में, कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में, जुडिशरी के फेवर में होना जरूरी है, और आपके आर्बिट्ररी पावर इस्तेमाल के अगेंस्ट होना जरूरी है, और जुडिशरी को भी एक्टिव रोल प्ले करना है। ओके, ताकि आपके क्या किया जा सके, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश को प्रोटेक्ट किया जा सके, सिटीजन को प्रोटेक्ट किया जा सके, और मेजोरिटेरियन ऑथोरिटेरियनिज्म के अगेंस्ट आवाज को बुलंद किया जा सके। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है डेमोक्रेसीज अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो इसमें ये आर्टिकल ये दर्शा रहा है कि डेमोक्रेसी किस तरह से क्या करता है, आपके देश में जो आपकी ऑथोरिटेरियनिज्म है, डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज है, जो आपके नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्ट है उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है। ओके, तो अभी इसमें क्या है, डेमोक्रेसी जो प्रॉब्लम आती है डेमोक्रेसी में, वो डेमोक्रेसी खुद सुलझा सकता है, लेकिन जरूरी क्या है, उसमें जो अर्ली वार्निंग दिखाई देते हैं उसके ऊपर डेमोक्रेसी को, इट मीन सिटीजन को वर्क करना जरूरी है। तो आप डिफरेंट समय पे देखते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, आपकी जो इरोजन है चेक्स एंड बैलेंसेस का, उसको कंप्रोमाइज करती है, इनटॉलरेंट हो जाती है डिसेंट को लेके, कोई डिसेंट करता है तो ओके, फिर पर्सनालिटी का कल्ट बहुत देखा जाता है, पर्सनालिटी को आपके जो लीडर है उनको भगवान की तरह माना जाता है, जो डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। लीडर लीडर है, उनको चुना गया है काम करने के लिए, अच्छा काम किया तो प्रशंसा होनी चाहिए, बुरा काम किया तो उनका क्रिटिसिज्म होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। तो एग्जीक्यूटिव पावर को सेंट्रलाइजेशन करना, फिर सिविल गवर्नेंस में आपका पुलिस का, मिलिट्री का ज्यादा इस्तेमाल करना, ओके, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी को एलिमिनेट करना। ओके, तो ये सभी चीजें क्या है, डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं है, डेमोक्रेसी को कंप्रोमाइज करती है। तो इसीलिए क्या करना है, डेमोक्रेसी को आपका सेफगार्ड देना है। ओके, जो आपके ये जो भी आपके क्या है, डेमोक्रेटिक जो डीके है, ओके, जो जंग लगने वाली काम है उसके अगेंस्ट इस जंग को, इस राष्ट्र को हटाना जरूरी है बाय सिविल लिबर्टीज। ओके, तो इसीलिए तो डेमोक्रेसी में सिविल लिबर्टीज या फिर पॉलिटिकल लिबर्टीज दी जाती है। ओके, तो डेमोक्रेसी हो सकता है कि परफेक्ट सिस्टम ना हो, लेकिन ये क्या है, आपके जितने इम्परफेक्ट सिस्टम है उसके अंदर ये एक क्या है, परफेक्ट सिस्टम है।
ओके, तो ये क्या है आप देख सकते हैं, नॉट अ परफेक्ट सिस्टम बट द बेस्ट सेफ गार्ड अगेंस्ट आर्बिट्ररी वायलेंस, मिस यूज ऑफ स्टेट रिसोर्सेज, जैसे कि करप्शन, एम्बेजलमेंट, ओके, एब्यूज ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, उसके अगेंस्ट ये एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। तो ध्यान रखिएगा इस आर्टिकल में डिफरेंट जो इमरजेंसी के समय जो पर्सनालिटीज थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उनके बारे में मेंशन किया गया है। तो इसमें HR खन्ना जी के बारे में मेंशन किया गया है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी पोस्ट के बारे में केयर नहीं किया, अपने नॉट प्रमोशन कि उनको जो अपॉइंटमेंट देना था एज चीफ जस्टिस, वो उन्होंने उसका बिल्कुल भी केयर नहीं किया और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में क्या किया, डिसेंट दिया। तो इससे आप उनका जो हाई मॉरल ग्राउंड है, जो इंटीग्रिटी है अपने ड्यूटी को लेके, उनका जो लीडरशिप रोल है इन जुडिशरी, वो आप देख सकते हैं। तो इसमें सिंबलाइज क्या कर रहा है, इंटीग्रिटी अंडर इवन स्ट्रेस, अंडर प्रेशर, कि किस तरीके से परफॉर्म करना जरूरी है। जो मेजोरिटी कह रही है वो सही होगा वो जरूरी नहीं है। इसीलिए क्या किया गया, जो HR खन्ना जी का जो स्टैंड था, ओके, उसको पुट्टास्वामी जजमेंट में लिया गया और जो ADM जबलपुर केस था जिसमें फंडामेंटल राइट्स को ही कंप्रोमाइज कर दिया गया था इंक्लूडिंग आर्टिकल 21, ओके, उसको रिवर्स कर दिया गया। ओके, इस ADM जबलपुर केस को रिवर्स ही कर दिया गया। तो ये सभी चीजें जरूरी है। और अभी आप ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा HR खन्ना जी के बारे में नहीं भी पूछा जाता है तो आप कहीं एथिक्स में एग्जाम्पल में जब इंटीग्रिटी का एग्जाम्पल आप रखेंगे, प्रॉबिटी का एग्जाम्पल आप रखेंगे, लीडरशिप का एग्जाम्पल आप रखेंगे, तो इमोशनल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल आप रखेंगे, तो इनके बारे में मेंशन कर सकते हैं। रूल ऑफ लॉ का एग्जाम्पल देंगे तो इनके बारे में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गए जयप्रकाश नारायण जी। तो जयप्रकाश नारायण जी ने किस तरीके से रिटायरमेंट के बाद भी, ओके, क्योंकि आपके जयप्रकाश नारायण जी गांधीयन लीडर थे जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो उन्होंने ऑलमोस्ट रिटायरमेंट ले लिया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा करप्शन है, ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज बढ़ रही है, तो फिर उन्होंने क्या किया, जो आपका रिवोल्यूशन का मैदान है, जो मूवमेंट का मैदान है, उसमें कूद पड़े और उन्होंने क्या किया, आपका जो डेमोक्रेटिक राइट्स है, जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल है, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लीडरशिप दिया। तो उनका लीडरशिप रोल भी आप लिख सकते हैं और डिफरेंट लीडर उनके गाइडेंस के तहत ही, ओके, जो टोटल रिवोल्यूशन था उसके तहत ही रोल्स किए, जैसे लाइक लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, इनके बारे में मेंशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं राज नारायण जी के बारे में। तो उन्होंने भी क्या किया, जो आपकी उस समय की मेजोरिटी गवर्नमेंट थी उसको केयर नहीं किया, इवन क्या किया, आपके PM के ऊपर ही इलेक्शन के मेल प्रैक्टिसेस के लिए केस किया और इवन केस को जीता भी। ओके, तो इसीलिए क्या है, उनका भी जो आपका फॉर्मिडेबल करेज है वो आप क्या कर सकते हैं, एथिक्स पे मेंशन कर सकते हैं। बाकी चीजों को थोड़ा इसमें पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है कूल डाउन टेम्पर्स टेम्परेचर। तो ये आर्टिकल स्पेशली आपके जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट वेव्स आ रहे हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा है। तो अभी 2024 क्या था, वार्मेस्ट ईयर था, ओके, आपके इंडस्ट्रियल एरा चालू होने के बाद। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये वार्मेस्ट एरा की वजह से क्या हो रहा है, जो हीट वेव्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और हीट स्ट्रेस की वजह से क्या हो रहा है, लोगों का डेथ हो रहा है और स्पेशली जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है, ओके, वो सबसे ज्यादा इससे गुजर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपके लेबरर है, वर्कर है, ओके, फिर आपके जो खेत में काम करने वाले एग्रीकल्चरलिस्ट है या फिर मजदूर है, उनको सबसे ज़्यादा हीट वेव इम्पैक्ट डाल रहा है। उनके सोशल कंडीशन भी ठीक नहीं है, ओके, उनके पास फैसिलिटीज़ भी नहीं है कि वो आपके खुद को प्रोटेक्ट कर सके। तो अभी ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना है कि हीट वेव को कैसे आपका टेकल किया जाए। एक समय तक तो ऐसा था कि इसको डिजास्टर ही नहीं माना जाता था, लेकिन ये क्या है, आपका क्रीपिंग डिजास्टर है। ओके, जैसे बाढ़ क्विक आ जाती है, अर्थक्वेक क्विक आ जाता है, उसके लिए बहुत सारे मेजर्स हैं। लेकिन जो हीट वेव है, जो क्लाइमेट चेंज है, ये क्रीपिंग डिजास्टर से धीरे धीरे आएंगे, लोगों को थोड़ा थोड़ा महसूस होगा। इसीलिए लोग इसको क्या करेंगे, गवर्नमेंट इसको क्या करेगी, नेग्लेक्ट करेगी, डिनाई करेगी, जिससे क्या होगा, ये बाद में ऐसा प्रॉब्लम में तब्दील होगा जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है। तो अभी के समय पे हीट वेव्स क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लगभग आप देख सकते हैं कि 2400 लोगों की जान जा चुकी है। तो ये काफी कंसर्न वाला बात है। हेल्थ के सेगमेंट से देखे, इकोनॉमी के सेगमेंट से देखे, सोसाइटी
के सेगमेंट से देखे, डिजास्टर मैनेजमेंट के सेगमेंट से देखे, ओके। तो इकोनॉमी के सेगमेंट से देखे तो ये क्या करेगा, देश की जीडीपी को कम करेगा, क्योंकि हीट वेव का जब माहौल रहेगा तो लोगों का जो वर्किंग पोटेंशियलिटी है वो कम रहेंगी, ओके। इकोनॉमी में कम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। सोशल कंटेक्स्ट से देखिए, जो सोशली वल्नरेबल, जो पोर पीपल है, मार्जिनलाइज है, उनको हीट वेव ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट को क्या करना है, हीट एक्शन प्लान लेना है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है, अर्ली वार्निंग सिस्टम को डेवलप करना है, लोगों को अवेयर करना है, ओके। तो इसमें आप एसडीजी गोल से भी लिंक करके देख सकते हैं, एसडीजी गोल 3, 11, 13। तो 3 गुड हेल्थ के, वेलबींग के बारे में बात करता है, सस्टेनेबल सिटीज़ के बारे में बात करता है एसडीजी 11। अभी जैसे स्लम एरिया है उसमें आपके हीट वेव के जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा देखे जा सकते हैं, जो वल्नरेबल कम्युनिटी है उसमें ज़्यादा देखे जा सकते हैं। इस एसडीजी 13 के तहत क्लाइमेट एक्शन लेना ज़रूरी है, क्लाइमेट का जो भी चेंजेस है उसको हॉल्ट करना, रिवर्स करना ज़रूरी है। तो इसमें आप पंचामृत स्ट्रैटेजी, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, इनको लिंक कर सकते हैं, ओके। तो इसमें इमीडिएट प्लानिंग क्या करनी है, मीडियम टर्म क्या करनी है, लॉन्ग टर्म क्या करनी है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें आप जब डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको इस तरीके से आंसर जब देंगे तो आंसर काफ़ी अच्छा होगा। इमीडिएट इंटरवेंशन क्या है, हीट एक्शन प्लान लेना है, ग्रैनुलर डेटा कलेक्ट करना है ईच एरिया का, ओके। आईएमडी को आपका टाइम टाइम पे अर्ली वार्निंग देना ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ें आप लिख सकते हैं। मीडियम टर्म में आप अर्बन कूलिंग के मास्टर प्लान बना सकते हैं अंडर स्मार्ट सिटी अमृत मिशन बाय ग्रीन रूफ, ओके। हीट रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस, अर्बन वाटर बॉडीज को बना के, ताकि हीट को एब्जॉर्ब किया जा सके बाय वाटर बॉडीज, बाय आपके ग्रीन रूफ या फिर आपके वाइट रूफ क्या करेगी, जो आपका एल्बिडो इफेक्ट है उससे क्या करेगी, सन को कम ट्रैप करेगी, ओके। तो लॉन्ग टर्म में आप बिल्डिंग कोड्स, ओके, जो बिल्डिंग बनाएगी उनको ग्रीन बिल्डिंग बनाना, ये सभी चीज़ें, नेचर बेस्ड सोल्यूशन, अर्बन फॉरेस्ट्री, ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। क्लाइमेट लिटरेसी दे सकते हैं कि हमें ऐसा क्या करना होगा जिससे कम से कम क्लाइमेट के ऊपर इम्पैक्ट पड़े, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है हाउ द इमरजेंसी लेफ्ट इंडिया जुडिशरी ब्रीस्ड, ओके। तो इसमें अभी ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल ये दर्शा रहा है कि इमरजेंसी के समय किस तरीके से इवन जुडिशरी को डोमिनेट किया गया था। तो अभी इसमें आप ध्यान रखिएगा, पहला तो आपके जो अपॉइंटमेंट था, ओके, तो जस्टिस ए एन रे को अपॉइंट कर दिया गया था एज ए सीजेआई, जबकि अपॉइंट किया जाना चाहिए था आपके और जो जस्टिस साहब थे, सहलत थे, हेगड़े जी थे, ग्रोवर जी थे, ये सीनियर थे देन ए एन रे। तो इसके बाद क्या है, 3 जनों को पार करके आपके 4 नंबर जो आपके जूनियर थे उनको अपॉइंट किया गया। तो इससे आप देख सकते हैं कि ए एन रे, ऐसा क्रिटिसाइज किया जाता है कि गवर्नमेंट के साथ अलाइन करते थे इनका जजमेंट, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म में रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जब एग्जीक्यूटिव ज़्यादा असर्टिव हो जाती है, ज़्यादा ऑथोरिटेरियन हो जाती है, तो वो इंस्टीट्यूशन के साथ कैसे कंप्रोमाइज़ करती है। तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से जो आपके एच आर खन्ना साहब थे उनका जो अपॉइंटमेंट होना था, ओके, एज ए सीजेआई, लेकिन उनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ और उनको पीछे रख के जो जूनियर जज थे उनको सीजेआई की तरह अपॉइंट कर दिया गया था। और इससे पहले अगर आप देखें, ओके, 1975 के पहले, तो आप गोलकनाथ केस में, केशवानंद भारती केस में देख सकते हैं कि जुडिशरी ने कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया है टू प्रोटेक्ट आवर डेमोक्रेसी, टू प्रोटेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सभी चीज़ें प्री में और मेंस में काम में आएंगी, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। तो ये थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा। बाद में फिर ये भी पूछा जा सकता है कि जुडिशरी का जो आपका डोमिनेंस था उसको कब हटाया गया, 1977 के बाद, ओके, जब 1980s में आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आया था, जिसके तहत पीपल्स के राइट के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया कि अगर कोई आपका विक्टिम है, कोई अगर सफ़र कर रहा है तो वही कोर्ट में आना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है। जो लोकस स्टैंडाई था उसको हटा दिया गया कि कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायलेशन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। इवन सुप्रीम कोर्ट खुद भी सो मोटो आपकी केस को दायर कर सकती है, ओके। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट द न्यूक्लियर पावर विजन नीड्स फॉर टेक ऑफ। तो अभी ध्यान रखिएगा, हमारे देश में न्यूक्लियर पावर का जो आपका जिसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है उसका कैपेसिटी आज के समय पे देखें तो सिर्फ 10 गीगावाट ही है, जबकि हमारे देश में पोटेंशियलिटी बहुत ज़्यादा है न्यूक्लियर पावर का, क्योंकि थोरियम का रिजर्व हमारे देश में सबसे ज़्यादा है, ओके। तो अभी इससे क्या है,
अभी अगर हमें विकसित भारत बनना है बाय 2047, तो हमें एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी इंडिपेंडेंस अचीव करनी होगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या लिया है, मिशन 100 गीगावाट लिया है कि 100 गीगावाट का जो एनर्जी है उसको हमें अचीव करना है बाय 2047। और आपका जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो क्या है, मोस्टली एक क्लीन एनर्जी है, जिसके जरिए क्या है आपका जो हमारा क्लाइमेट टारगेट है उसको भी मीट किया जा सकता है अंडर पंचामृत स्ट्रेटेजी। ओके, तो उन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए इस आर्टिकल को हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो इसमें आरडी विजन आप देख सकते हैं 48 से 2000 तक। देन आरडी विजन में जो जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, होमी जहांगीर भाभा जी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं पोस्ट 2008 सिविल न्यूक्लियर डील हुआ हमारे इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, बिकॉज ऑफ वन एक्ट। ओके, आपका स्लिंडा एंड कहीं इस पे मेंशन होगा एटॉमिक एनर्जी एक्ट की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये एटॉमिक एनर्जी एक्ट कहता है कि सिर्फ पब्लिक जो कंपनी है वही एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, और सिलिंडर लॉ के तहत क्या है, आपका जो सप्लायर है, कल को अगर न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है तो सप्लायर के ऊपर क्या है, बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी रहेगा। इसीलिए क्या है, हम डील तो साइन कर रहे हैं लेकिन सप्लायर्स चीज़ें सप्लाई नहीं कर रहे हैं। और करंट अगर पॉलिसी पिवोट देखें तो आप ध्यान दीजिएगा कि हमने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पे ध्यान दिया है, हमारे गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को डेवलप किया जाए, ताकि जितने शहर है उसमें छोटा छोटा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लगा के आपके शहर को जितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उतना हम जनरेट कर सकते हैं, जिसमें क्या है इन्वेस्टमेंट कम लगेगा, रिस्क भी कम रहेगा, लैंड का भी ज़रूरत कम होगा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट कार टी सेल थेरेपी। तो अभी ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल प्री के लिहाज से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कार टी सेल थेरेपी किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है आपके कैंसर ट्रीटमेंट से, और आज के समय पे ये सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव कैंसर केयर ट्रीटमेंट माना जा रहा है। ओके, तो अभी कैंसर के लिए देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, 3 तरह का ट्रीटमेंट डेवलप हो गया है। नंबर 1 आपका 3 या फिर 4 भी कह सकते हैं। नंबर 1 आपका केमोथेरेपी है। ओके, जिसमें केमिकल थेरेपी दिया जाता है, फिर जिससे कैंसर सेल को ख़त्म किया जाने का कोशिश किया जाता है। फिर आपका रेडियो थेरापी हो गया, जिसके तहत क्या है, आपके रेडियो वेव्स के ज़रिए ओके जो कैंसर सेल है उसको मारने की कोशिश की जाती है। और उसके बाद आपका है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, तो उससे भी ये माना जाता है कि बहुत दूर कैंसर ठीक होता है। और उससे अभी एडवांस आ रहा है कार टी सेल थेरापी। ओके, जिसमें एक पेशेंट को ठीक करने के लिए लगभग 50 लाख का खर्चा बेयर किया जाता है। और कार टी सेल थेरेपी में क्या होता है, जो टी सेल होता है बॉडी का, ओके, जो आपके क्या करता है, हेल्दी सेल को ग्रोथ में मदद करता है और बैड सेल को मारता है। तो इस टी सेल के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग करके बाय यूजिंग जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी इस सेल को मजबूत किया जाता है, ताकि क्या किया जा सके, फिर से इस मजबूत सेल को ओके आपके ब्लड के जरिए बॉडी में एंटर करवाया जा सके और नेचुरली कैंसर से फाइट करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाई जा सके। तो ध्यान रखिएगा, कार टी सेल थेरेपी के बारे में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। इसको लेके अभी अगर देखिए आप, तो ये सही थेरेपी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे देश में जो आपके कैंसर पेशेंट है वो सभी लोग इस थेरेपी को आपका थेरेपी के अंदर ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते हैं। ओके, तो इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट को ट्रीटमेंट को सस्ता बनाना होगा, सब्सिडी देनी होगी, या फिर गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है उसमें ट्रीटमेंट की अवेलेबिलिटी को बढ़ानी होगी, ताकि इंक्लूसिव हेल्थ केयर सिस्टम को प्रोवाइड किया जा सके। तो इंक्लूसिव हेल्थ केयर सिस्टम में हम कार टी सेल थेरेपी को मेंस के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है अबाउट आपका एक क्रोमोसोमिक इन्फेक्शन है जो हमारे क्रोमोसोम को इन्फेक्शन करता है, जिसका नाम है आपका कैंडिड ट्रोपिकलिस। तो ये जो कैंडिड ट्रोपिकलिस इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन होता क्यों है, बिकॉज ऑफ फंगिसाइड। तो जो फंगल इन्फेक्शन होता है आपके खेत खलिहान में, उस फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए जो फंगिसाइड छिड़का जाता है, उससे क्या होता है, आपके ह्यूमन के अंदर आपका जो ये सी ट्रोपिकलिस जो इन्फेक्शन है ये डेवलप होता है। तो अभी ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि फंगिसाइड की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैसा इन्फेक्शन हो सकता है, और ये इन्फेक्शन किसको ऑल्टर करता है, क्रोमोसोम को ऑल्टर करता है। तो
तो अभी क्रोमोसोम को अगर ऑल्टर करता है, इसका मतलब क्या है कि जो एक हेल्दी ह्यूमन है उसका क्रोमोसोम अगर इम्पैक्ट होता है तो इन फ्यूचर जब चाइल्ड बर्थ होगा, जो फ्यूचर जनरेशन आएगा, ओके, तो उसमें आपका मेल क्रोमोसोम फीमेल क्रोमोसोम लग के ही तो बेबी फॉर्म होता है। तो उस बेबी में क्या होगी, डिफॉर्मिटीज आ सकती है। तो ये फ्यूचर के लिए क्या है, एक रिस्क है। तो इसीलिए क्या करना है, जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर जो फंगीसाइड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एग्रीकल्चर में जो आपका सिंथेटिक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स, वीडीसाइड्स, इन सभी का इस्तेमाल कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, उस लिहाज से मेंस में इंपॉर्टेंट रह सकता है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है द नीड फॉर जेंडर इक्विटी इन अर्बन ब्यूरोक्रेसी। तो नीड फॉर जेंडर इक्विटी, किसमें जेंडर इक्विटी की बात कर रहा है, अर्बन ब्यूरोक्रेसी में। तो अभी ध्यान रखिएगा, जब से 73rd एंड 74th अमेंडमेंट आया तब से आपका जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है इन अर्बन लोकल बॉडी या फिर आपका रूरल लोकल बॉडी, उसमें लगभग 45% तक बढ़ गया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अर्बन लोकल बॉडीज में जो आपकी डिफरेंट आपकी ऑफिशियल पोजीशंस रहती है, टेक्नोक्रेट्स रहते हैं, अकाउंटेंट्स रहते हैं, उन पोजीशन में वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी कम है। तो ज़रूरी है कि आपके जो बॉडी, जो अर्बन बॉडी पॉलिसी बनाती है फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ अर्बन एरिया, उसमें अगर आपके वुमेन रिप्रेजेंटेशन ही ना हो तो वुमेन का जो कंसर्न है वो मिस हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए इसमें यही चीजें दर्शाई गई है कि अर्बन ब्यूरोक्रेसी में जेंडर इक्विटी को दिया जाना चाहिए। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फिर 33% रिजर्वेशन, ये सभी चीजें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है और मेंस में आपको दर्शाना जरूरी रहेगा। फिर हमने कब जेंडर बजटिंग लिया, 2005 में। किसने हमें इन्फ्लुएंस किया, जो बेजिंग डिक्लेरेशन था ऑन वुमेन एम्पावरमेंट इन 1995, तो उसके तहत हमने ये चीज़ें डेवलप की। ओके, फिर आप 2010 के बाद देख सकते हैं केरला, तमिलनाडु, दिल्ली, इन्होंने भी क्या किया, जेंडर सेंसिटिव प्लानिंग फ्रेमवर्क को डेवलप किया। ओके, तो फिर आप लोकल एग्जाम्पल भी देख सकते हैं लाइक कदम्बश्री ग्रुप इन केरला, तो किस तरीके से कम्युनिटी बेस्ड वुमेन्स कलेक्टिव्स फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन देखा जा रहा है। तो ये सभी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, आपके हमारे डिफरेंट जो शहर है उसमें लगा सकते हैं। तो एफर्मेटिव एक्शन, रिजर्वेशन लेना बहुत ज़रूरी है ब्यूरोक्रेसी में। ओके, फिर जेंडर बजटिंग को और रेस्पॉन्सिव बनाना ज़रूरी है, मैंडेटरी जेंडर ऑडिट करना ज़रूरी है। ओके, जेंडर इक्विटी इंडेक्स फॉर सिटीज लाना ज़रूरी है। ओके, फिर जेंडर इक्विटी काउंसिल्स एट वार्ड लेवल लाना ज़रूरी है ताकि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जा सके। ओके, एट ब्यूरोक्रेसी लेवल इन अर्बन लोकल बॉडीज। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है अबाउट मणिपुर क्राइसिस। तो मणिपुर में जो एथनिक क्लैश देखा गया है बिटवीन आपके एक तरफ है मैती और दूसरी तरफ है कुकी जू कम्युनिटी। ओके, तो अभी उस टेंशन के बीच में अभी बाकी जो टेंशन है, जो फ्रिक्शन है, ये आपके सोशियो इकोनॉमिक इनजस्टिस की वजह से है, पॉलिटिकल आपके ऑटोनॉमी लैग होने की वजह से है अमोंग दिस कुकी जू कम्युनिटी। और जो आपकी पॉलिटिकल सिनेरियो है जिसको मेती, जो आपकी लार्जली हिंदू है और मेजोरिटी पॉपुलेशन है, वही डोमिनेट कर रही है। ओके, तो इसीलिए क्या है, डिफरेंट ये जो रीज़न है, सोशियो पॉलिटिकल रीज़न, इकोनॉमिक रीजन, इसकी वजह से आपका एथनिक क्लैश देखा गया है। ओके, तो अभी इसमें हमें डिस्कशन क्या करना है कि आपके मणिपुर में जो आफ्सपा लॉ है वो अभी भी इंटैक्ट है, एक्सेप्ट 13 पुलिस स्टेशन, टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट में ही आफ्सपा लगाया गया है और इमरजेंसी भी लगाया जा चुका है अप्रैल 2025 को, प्रेसिडेंशियल रूल जो है या फिर स्टेट इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। तो इससे आप देख सकते हैं जो मणिपुर का जो नॉर्मल सी है, जो नॉर्मल लिविंग है, लाइफ है, वो क्या है, स्टॉल्ड हो गया है, जो एक डेमोक्रेसी में सही नहीं है। तो टाइम बाउंड तरीके से क्या करना है, प्रेसिडेंट्स रूल को हटा के इलेक्शंस को कंडक्ट करवा के एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनानी ज़रूरी है। फिर जो सिक्योरिटी का कंसर्न है उसको एट अर्लीस्ट ख़त्म करके आपको आफ्सपा को भी हटाना ज़रूरी है, क्योंकि आफ्सपा जैसे लो प्रेसिडेंशियल रूल अगर लगा हुआ रहता है तो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर का इंस्टेबिलिटी बना हुआ रहता है और इससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट ना होना, जॉब क्रिएशन ना होना, फूड इन्फ्लेशन होना, ये सभी प्रॉब्लम्स देखी जाती है। तो इसीलिए क्या करना है, डेमोक्रेटिक वे से
ओके, डिफरेंट कम्युनिटी का जो इंटरेस्ट है, स्टेक होल्डर है, उनको प्रोटेक्ट करते हुए मणिपुर को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी रहेगा। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। थैंक यू।